अच्छा, इसमें डाल दिया जाता है। ये बच्चा को जो है इस छोटी सी ये जो पेन का लीड हो लैब में बच्चा तैयार कर देना, मतलब इंसान को बना देना। दोस्तों देखिए, इंसान बनाने का मशीन है, ये मशीन बच्चा बनाता है। हम लोग लैब के अंदर चलेंगे और एक्चुअल में ये देखेंगे कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया हो। इसके अंदर स्पर्म है तो मैं आपको वहां पे दिखा पाऊंगा कि स्पर्म दिखता कैसा है। यहाँ पे स्पर्म रखा हुआ है और ये डिस्प्ले पे आप देखिए कि कैसा स्पर्म दिखता है। ये शायद इंटरनेट का ऐसा पहला वीडियो है जिसमें आपको एक एक चीज बहुत विस्तार से और आम भाषा में आपको बताया जा रहा है कि कैसे आईवीएफ का पूरा जो है प्रक्रिया होता है। तो कैसे होता है, सबसे पहले लैब में क्या करते हैं? तो सबसे पहले जैसे कि फॉलिकुलर फ्लूइड आ गया हमारे पास जिसमें अंडाणु प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम इस स्टेरियोजोम माइक्रोस्कोप में देख करके उस अंडाणु को निकाल लेते हैं। अच्छा। अंडाणु को निकालने के बाद फिर उसको हम आईवीएम में रख देते हैं, मतलब उसको और हम थोड़ा सा बढ़ने या मेच्योर होने के लिए ग्रो करवाते हैं। ठीक है। छोड़ने के बाद फिर हम जो पुरुष ने सीमन सैंपल दिया, शुक्राणु दिया है अपना, उसको हम प्रोसेस करते हैं। अच्छा, वो प्रोसेस कहाँ होता है? यह एक मशीन है हमारे पास। अच्छा। इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ओके। इसी में सीमन सैंपल को तैयार किया जाता है आगे की प्रोसेस के लिए। अच्छा। तो डिपेंड करता है कि सीमन सैंपल कैसा है, उसी हिसाब से हमारे पास अनेक प्रक्रियाएं हैं, उसकी तरह से हम सीमन सैंपल को तैयार करते हैं। और यहाँ पे आप लोग जो है ये टोटल प्रोसेस होता है सेलेक्ट करने का। जी जी। और इसके बाद इस मशीन का क्या काम है? यह हमारे पास माइक्रो मैनिपुलेटर है जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु को मिलाने का कार्य किया जाता है। मतलब मेन काम यही होता है? मेन काम यहीं पर होता है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। मतलब ये इंसान बनाने का मशीन इसको कहा जा सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं। दोस्तों देखिए, इंसान बनाने का मशीन है, ये मशीन बच्चा बनाता है। हमको ये दिखाइए कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं? मैं आपको जैसे कि एक दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास एक सीमन सैंपल है, तो स्पर्म दिखता कैसा है। अच्छा, ये स्पर्म है? जी, इसके अंदर स्पर्म है तो मैं आपको वहाँ पे दिखा पाऊंगा कि स्पर्म दिखता कैसा है। देखिए, यहाँ पे स्पर्म रखा हुआ है और ये डिस्प्ले पे आप देखिए कि कैसा स्पर्म दिखता है। पुरुषों का स्पर्म जो है वो कैसा दिखता है वो आप देखिए। मतलब ये शायद इंटरनेट का ऐसा पहला वीडियो है जिसमें आपको एक एक चीज बहुत विस्तार से और आम भाषा में आपको बताया जा रहा है कि कैसे आईवीएफ का पूरा जो है प्रक्रिया होता है। तो ये तो स्पर्म हो गया, ये साफ जो है दिख रहा है। और इधर से एग्स को डालते हैं। जी। तो अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको हजारों लाखों स्पर्म दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं बहुत सारे। लेकिन मतलब हमारे पास यहाँ पे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट की टीम है, जैसे कि मैं हूँ यहाँ पर, तो हम इसमें से जो बेस्ट स्पर्म होता है वो चूज करके फिर आगे वो एम्ब्रियो बनाने का कार्य करते हैं ताकि एक बेहतर बच्चा बन के तैयार हो। तो यहाँ पे भ्रूण बन जाता है। जी। तो ये इस मशीन से भ्रूण बनाने के बाद क्या करते हैं फिर? उस मशीन से भ्रूण बनाने के बाद हमारे पास यह एक मशीन है, इसको के सिस्टम कहते हैं। ओके। इसमें के सिस्टम हो गया। जी। इसमें कितना बच्चा का होगा भ्रूण? इस समय इसमें करीब 20 से 25 पेशेंट का बच्चा। मतलब एक तरीके से समझिए कि ये गर्भाशय है। ये मशीन जो है, मतलब एक एक मशीन इस लैब का जो है ना वो बहुत चौंकाने वाला है। जो महिलाओं के पेट के अंदर जिस तरह का टेम्परेचर होता है, जिस तरह का वातावरण रहता है कुदरती, वो प्रक्रिया यहाँ पे किया जाता है। जी, इसमें सेम वही एनवायरनमेंट, सेम वही CO2 ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है जो एक महिला के गर्भाशय में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? तो मान लीजिए यहाँ पर बच्चा बन के तैयार हो गया, तो यहाँ पे 5 से 6 दिन तक हम बच्चे को रखते हैं। बच्चा बन के तैयार हो जाता है, जो हमारा एम्ब्रियो बन के तैयार होता है, तो या तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तुरंत महिलाओं के शरीर के अंदर डाल देते हैं। जी। तो 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर में एम्ब्रियो बन के तैयार हुआ और महिला का यूट्रस लाइनिंग एकदम सही है तो हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, और महिलाओं में अगर वो कंडीशन नहीं है कि उनमें तुरंत भ्रूण डाला जा सकता है, तो उस कंडीशन में फिर हम एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं। अच्छा, मतलब वो तैयार किया हुआ भ्रूण को आप लोग रोक के रख देते हैं? जी, उसको हम कितने भी साल तक प्रिजर्व करके फ्रीज करके रख सकते हैं। कहाँ रखते हैं वो दिखाइए। हमारे पास यह एक डिवाइस है। ओके। इस डिवाइस में हम एम्ब्रियो को फ्रीज करके रख देते हैं। टच कर सकता हूं? बिल्कुल टच कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डाल दिया जाता है जी भ्रूण को। जी। मतलब सोचिए, बच्चा को जो है इस छोटी सी ये जो पेन का लीड होता है बच्चा है और इसमें भ्रूण को डाल के और छोड़ दिया जाता है। कितना दिन तक छोड़ा जा सकता है? कितने भी साल तक इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जब भी महिला उस कंडीशन में हो कि उसमें हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं, उस टाइम पे इस एम्ब्रियो को वापस से थॉ किया जाता है, मान लीजिए वापस से इसको जीवन दिया जाता है और फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब जिस तरह से हॉलीवुड के फिल्मों में देखा जाता था साइंस के बारे में, वो आज जो है आपके पटना में हो रहा है। अच्छा, इस लैब में जो है बहुत सारे दंपतियों का जो है बच्चा भ्रूण पल रहा है। जी। तो अगर इस लैब की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, कुछ अगर खराबी आ गई तो एक तो जो पहले से परेशान होते हैं ऐसे दंपति जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, और यहाँ पे कुछ अगर गड़बड़ हो गया तो उनका सपना जो है अधूरा रह जाएगा। देखिए, यहाँ पे गड़बड़ होने का चांस ना के बराबर है। अच्छा। हमारे पास ऐसी 2 चीजें हैं जिन पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहली है यह RI विटनेसिंग सिस्टम। अच्छा। ये मैं आपको पहले भी हम मिले हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास RI विटनेसिंग सिस्टम, इसमें पेशेंट का गैमीट मिक्स होने का चांस ना के बराबर है। मतलब जो लोग वो समझते हैं, गांव वाले लोग समझते हैं कि भाई अगर हमारा बच्चा रखा हुआ है, जैसे 20 लोगों का बच्चा इसमें रखा हुआ है, वो मिक्स हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल चीज है, डर रहता है जी। अपना संतान लोग चाहेगा कि भाई पोसे पाले।
तो वो नहीं यहाँ पे हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर डिश में अलग टैग लगा होता है। तो मिसमैच होने का, मिक्स होने का चांस ना के बराबर रहता है, तो मिक्स हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, और एक और मशीन जो है आप ये बता रहे हैं, ये मशीन हमारे पास है, लैब केयर मशीन है। तो लैब में जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं वह सब सारा डेटा इसमें क्लाउड में उपलब्ध है। तो मान लीजिए किसी भी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वह सीधे मैसेज, मेल और कॉल के थ्रू हमें तुरंत आगाह कर देता है। वो अलर्ट हो जाएगा, आपको जो है कहने लग जाएगा कि देखिए आपके लैब में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कमी है। पूरी टीम को एक साथ कॉल और मैसेज आता है, तो जो भी प्रॉब्लम होती है तुरंत मालूम पड़ जाती है। सोचिए कि कितना हाईटेक ये लैब है, और आप समझिए कि कितना लेटेस्ट मशीन यहाँ पे मौजूद है आपके पटना में। अच्छा, जो दंपत्ति जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, शादी के कितना साल बाद जो है वो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, अगर मान लीजिए कोई दंपत्ति बच्चा करने का प्रयास कर रहा है पिछले 1 साल से और उसके बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें एक स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट या क्लिनिशियन से मिलना चाहिए। अच्छा, क्या कमी होती है, किस वजह से जो है बचपन वाला जो केस है वो बढ़ते जा रहा है? देखिए, लेटेस्ट स्टडी अभी ये आई थी WHO के साइड से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइड से, कि यह कमी जो है ना सिर्फ पुरुषों में या महिलाओं में किसी एक में नहीं होती है, ये दोनों में ही पाई जाती है। 40 से 50% महिलाएं और 40 से 50% पुरुष इस समय वर्ल्ड में इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। तो यह प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है, तो इससे बेहतर है कि हम अपनी एक सोच बनाएं कि यह प्रॉब्लम महिलाओं में है या सिर्फ पुरुषों में है। इससे बेहतर होगा कि हम एक क्लिनिशियन या किसी गायनेकोलॉजिस्ट से हम परामर्श लें और फिर अपना टेस्ट कराकर हम आगे प्रोसेस को प्रारंभ करें। तो जी हमको ये बताइए कि आइडियल एज क्या होता है दंपति का माँ बाप बनने के लिए? महिलाओं का एज क्या होना चाहिए? सबसे परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है? सबसे परफेक्ट टाइमिंग तो मेरे हिसाब से रहेगी कि 30 से 35 साल के बीच में महिला माँ बन जाए, ताकि उसके बाद 35 साल के वर्ष के बाद जो महिलाओं में AMH होता है, एंटी मुलेरिन हार्मोन होता है, वह कम होने लगता है, जिसके कारण हमारे पास अंडाणु कम मिलते हैं, अंडाणु कम होते हैं, गुणवत्ता उनकी कम हो जाती है, जिससे माँ बनने के चांस कम हो जाते हैं। तो आइडियल एज 30 से 35 साल तक। और पुरुषों का भी 35 से 40 साल के बीच में बन जाना चाहिए, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं आप, इनफर्टिलिटी इतना जो है बहुत सही नहीं कर रहा है जी। अच्छा, पोल्यूशन वगैरह से भी नुकसान होता है, बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल का, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। पुरुषों में जो है, पुरुषों के स्पर्म का क्वालिटी जो है घटने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, स्पर्म की क्वालिटी मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करी है। इसका मेन रीज़न आजकल जो खान पान है, पहली बात तो हमारा लाइफस्टाइल हो गया, उसके बाद स्लीपिंग पैटर्न, जो हम रात में देर तक जग रहे हैं, सुबह लेट से उठ रहे हैं, एक प्रॉपर रूटीन ना होना, उसके बाद स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दे आर द मेन, ये मेन कैरेक्टर्स हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग जो करते हैं, अल्कोहल जो लेते हैं, वो सावधान हो जाए, उनके स्पर्म का क्वालिटी लगातार घट रहा है। बिल्कुल, स्मोकिंग और अल्कोहल सिर्फ कैंसर ही नहीं पैदा करता है, यह आपके स्पर्म की गुणवत्ता और उनकी क्वालिटी को भी कम करता है। बाद में चल के वो बाप बनने से भी वंचित रह सकते हैं। बिल्कुल, यह स्टडी में पाया गया है। अच्छा, जिन लोगों में स्पर्म है ही नहीं, उनके लिए क्या है? देखिए, ऐसे पेशेंट जिनमें स्पर्म नहीं है, यह 2 कंडीशन होती हैं, या तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। तो इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हमारे पास कई सारी प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर, जैसे टेसा, पैसा, माइक्रोटेसा, जिसमें डायरेक्ट हम टेस्टिस से या एपिडाइमिस से सीमन स्पर्म को लेकर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को लेकर, मतलब हम इसको और आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे 2 तरह के पेशेंट होते हैं, एक तो जिनका स्पर्म बन रहा है, किसी वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और एक जिनका स्पर्म बन ही नहीं रहा है। तो जिनका बन रहा है स्पर्म, उनका डायरेक्ट जहां बन रहा है वहां से निकाल लेते हैं हम लोग। हमारे पास कई सारी प्रक्रियाएं जिससे हम सीधे टेस्टिस से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को निकाल करके वहां से हम स्पर्म को लेकर, और जिनका बन ही नहीं रहा है उनके लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं आप लोग? जिनमें बन नहीं रहा है तो उनमें पहले देखते हैं कि क्यों नहीं बन रहा है, तो अगर वो ट्रीट करने लायक समस्या है तो उसको हम ट्रीट करने का ट्राई करते हैं। ओके। और महिलाओं का एज ज़्यादा हो गया है या किसी कारणवश उनका पीरियड्स वगैरह रेगुलर नहीं है, तो उनमें कैसे जो है आप रेगुलर करते हैं फिर? तो अगर कोई भी महिला जिनमें पीरियड इरेगुलर हो चुका है, तो सबसे पहले वो हमारे पास आती हैं, उनका सारा हम टेस्ट कराने के बाद हम सारा हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद फिर हम उनको मेडिकेशन के थ्रू पहले उनका हम पीरियड नॉर्मल करते हैं, उनका साइकिल हम उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि वह नेचुरल तरीके से जा सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अगर कोई चांस नहीं होता उसके बाद फिर हम IVF की तरफ बढ़ते हैं। तो बिहार का एक ऐसे IVF सेंटर में अभी हम मौजूद है जहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा दंपतियों को यहां से संतान की प्राप्ति हो रही है। पूजा IVF में अभी हम है, और सारा लेटेस्ट मशीन जो है यहाँ मौजूद है, और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ यहाँ पे की जाती है। हमने आपको बहुत आसान भाषा में बताने का प्रयास किया है, बाकी आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो
उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आके यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। पहले आपकी जांच होगी और जरूरत पड़ेगी तभी आईवीएफ पे हम लोग जाएंगे, है ना। अगर जरूरत नहीं है तो मेडिसिन से या फिर और जो प्रक्रिया होती है उससे आपको माँ बाप बनाने का प्रयास किया बिल्कुल। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनका हम सिर्फ पीरियड रेगुलर करके उनको नेचुरल साइकिल के थ्रू ही हम उनको माँ बाप बना देते हैं, आईवीएफ के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। तो स्क्रीन पे एक नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके अगर कोई सवाल है उसको पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी दंपति निराश होकर घर में ना बैठे कि उसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक से एक मशीन है, एक से एक इलाज है। अब आपको जो है किसी भी तरीके से माँ और बाप बना दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।